चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को छत्तीसगढ़ निर्माण संबंधी जो तिथिक्रम है वो मैंने आप लोगों को कराया था। आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक संरचना का मतलब क्या होता है पहले तो आप ये समझ लीजिए, फिर इसके बाद जो इसके डिफरेंट टाइप्स हैं हम उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए तो सबसे पहले ये समझिए कि भूगर्भिक संरचना होती क्या है। इंग्लिश मीडियम वाले याद रखिएगा, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में? जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। अगर आप इसका मतलब समझेंगे तो इसका मतलब होता है कि जैसे लैंड है, लैंड के नीचे किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। आप जानते होंगे, प्लेट थ्योरी आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो भी कोई इशू नहीं है। हम यहाँ पर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो भूगर्भिक संरचना का मतलब ये होता है कि किस क्रम की चट्टानें पाई जाती है छत्तीसगढ़ में। अगर आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इंडियन ज्योग्राफी में, लेकिन अभी हम क्या करें, छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के एस्पेक्ट में हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी चट्टानें जो है पाई जाती हैं, कौन कौन से शैल समूह छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। तो जो ये चीज़ जो है इसको हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जैसी वहाँ की चट्टानें होंगी, जैसा वहाँ का शैल समूह होगा, उसी हिसाब से वहाँ पर खनिज पाए जाएंगे। जैसे वहाँ पे खनिज होंगे उसी हिसाब से वहाँ पर इंडस्ट्रीज होगी, उद्योग होंगे। तो इसलिए क्या है, सभी चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो सबसे जो बेसिक टॉपिक आएगा वो भूगर्भिक संरचना, फिर एक एक करके हम आगे देखते जाएंगे कि यहाँ का किस प्रकार का प्राकृतिक विभाजन है, कैसे अपवाह तंत्र है। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अगर आप रॉक ग्रुप देखेंगे, शैल समूह देखेंगे, तो ये होता है आर्कियन। आर्कियन का अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि इसके सबसे पहले हम इसके फीचर्स देखेंगे, ठीक है, कि फीचर्स का मतलब इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन से पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जो कि आपके प्री एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एमसीक्यूज आपको प्री के लिए पढ़ना है और जो इसका जो डिटेल स्टडी है वो आपकी मेंस में काम आएगा। तो ध्यान से देखिए आप। सबसे पहले हम इसकी विशेषताएं देखेंगे। ठीक है, विशेषताएं स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बताती हूँ इसका निर्माण कैसे हुआ। आप जानते हैं कि रॉक जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपको मैं पहले एक छोटा सा बेसिक जो है वो बता देती हूँ कि रॉक्स जो है वो कैसे बनते हैं, शैल समूह, ताकि आपको समझने में आसानी होगी। पहले टाइप के जो रॉक ग्रुप है उनको हम क्या कहते हैं? आग्नेय। ये आप लोगों ने स्कूल वगैरह में पढ़ के रखा है, ठीक है, भूल गए होंगे वो अलग बात है, लेकिन इसको आप लोगों ने पढ़ा तो है। दूसरे टाइप का होता है अवसादी। ठीक है, तीसरे टाइप का रॉक ग्रुप होता है, क्या होता है? रूपांतरित। ठीक है, तो ये 3 टाइप के रॉक आप मेनली पढ़ते हैं, जानते हैं। आग्नेय शैल जो होते हैं यानी इग्निशियस रॉक, ये कैसे बनते हैं? जो वॉल्केनो होता है, ज्वालामुखी होती है, उसका जो लावा होता है वो जब ठंडा हो जाता है तो उससे जो चट्टानी बनती है उसको हम क्या कहते हैं? आग्नेय, इग्निशियस रॉक कहलाते हैं। उसके बाद सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री आप जानते हैं कि जैसे मान लीजिए पेड़ हैं, पौधे हैं, जो भी ये मैटर्स हैं वो लेयर बाय लेयर क्या है कि जमते जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वो डेड हो गए तो उसके ऊपर एक और मिट्टी का लेयर आ जाएगा। इस प्रकार से जो लेयर बाय लेयर बनते हैं उनको हम अवसादी सेल कहते हैं, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, तीसरा क्या होता है कि जो ये आग्नेय और अवसादी है, ये बहुत इसमें तापमान बढ़ता है, इसमें फिर दाब बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, इसकी वजह से वो चेंज हो जाते हैं। चेंज होने के कारण ये रूपांतरित रॉक्स मतलब शैल समूह बनता है। इसको इंग्लिश मीडियम वाले याद रखिएगा, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये 3 टाइप के जो रॉक्स हैं वो पाए जाते हैं, आग्नेय, अवसादी और तीसरा रूपांतरित। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बाकी नोट्स तो आपको मैं टेलीग्राम पर दे दूंगी, अच्छे से लिखा हुआ, आप उसको एज इट इज अपने नोट्स में कॉपी कर सकते हैं। चलिए, तो आप यहाँ पर समझने पर ज्यादा फोकस करिए क्योंकि ये आपको लिखा हुआ तो आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, आप नोट्स आप बाद में भी बना सकते हैं। तो ये 3 तरह के रॉक्स होते हैं। ये आपको मैंने बताया कि ज्वालामुखी का जो लावा होता है वो ठंडा होने के बाद आग्नेय बनता है। उसके बाद जो अवसादी है वो लेयर बाय लेयर जो है डेड एंड डिकेइंग मैटर वो जमा होते जाते हैं, तो वो अवसादी बनाते हैं। अवसादी इस टाइप के रॉक ग्रुप बनते हैं। उसके बाद तीसरा जो रूपांतरित है, रूपांतरित कैसे बनता है कि ये जो ऊपर के दोनों रॉक्स है इन्हीं में ही बदलाव होता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर के कारण इसमें बदलाव होता है, उसको हम रूपांतरित शेल कहते हैं। तो ये 3 टाइप के रॉक्स होते हैं। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि अगर मैं अभी आगे यूज करूंगी ये इग्निशियस रॉक है यानी आग्नेय है तो आप नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए मैंने आपको ये चीज बताई। चलिए अब हम इसके फीचर्स देखते हैं कि ये जो आर्कियन रॉक ग्रुप है इसके क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक है,
चलो ध्यान से इसको आप सुनते जाइएगा, नोट डाउन आप नोट्स देख करके कर लीजिएगा जो मैं आपको टेलीग्राम कर दूंगी। सबसे पहला अगर आप इसका फीचर देखेंगे तो सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक है। ओल्डेस्ट का मतलब आप जानते होंगे कि सबसे पुराना, यानी कितने बिलियन साल, 4 बिलियन ईयर्स पहले इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। अगर आपको पूछा जाए कि सबसे ओल्डेस्ट टाइप ऑफ रॉक्स कौन से, सबसे पुराना शैल समूह कौन सा है, तो वो ये आर्कियन ही है, ठीक है, वो ये आर्कियन ही है। तो इसको आप लिख लीजिएगा सबसे पहले कि पुराना, सबसे पुराना कौन सा है, तो वो आर्कियन शैल समूह है। दूसरी चीज आप इसके बारे में याद रखेंगे कि इसके बारे में ये चीज याद रख सकते हैं कि इसमें फॉसिल्स नहीं पाए जाते। फॉसिल्स मतलब कि जीवाश्म नहीं होते, ठीक है। जीवाश्म का मतलब क्या होता है कि जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इसमें नहीं पाया जाता, ठीक है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि ये जीवाश्म इसमें नहीं पाया जाता। आप जितने भी शैल समूह मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जितने भी शैल समूह के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, आपको इसके फीचर्स याद होने चाहिए। दूसरा, ये किस किस एरियाज में पाया जाता है, पहले हम इसके बारे में थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसको मैप में अच्छे से बताऊंगी कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से शैल समूह पाए जाते हैं। पहले आप इसके बारे में कुछ जो ये सामान्य जानकारी है ये आप देख लीजिए। तो पहला हम लोगों ने देख लिया ये सबसे ओल्डेस्ट है। उसके बाद हम लोगों ने देख लिया कि हाँ इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। उसके बाद है कि ये मिनरल्स, ठीक है, कि इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो इसमें आप देखेंगे तो लगभग ये छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा एरियाज में पाया जाता है। तो इसमें अगर आप मिनरल्स की बात करें तो टिन पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, ठीक है, मिका एक्सेट्रा, ये सब आप इसमें नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसके बारे में डिटेल्स लिखेंगे, आपको पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, तो ये सारे पॉइंट्स आप इसके बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट ये चीज कि इसका निर्माण कैसे होता है, ठीक है, आर्कियन रॉक ग्रुप का निर्माण कैसे होता है, तो इसको आप बताएंगे कि जो मैग्मा होता है, लावा, ठीक है, जो ज्वालामुखी का लावा है वो जब ठंडा होता है, ठीक है, उससे किसका निर्माण होता है, इस आर्कियन शैल समूह का होता है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। तो इसके पॉइंट को जितने भी पॉइंट्स है एक बार समाप्त कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि इसका निर्माण कैसे होता है, तो लावा के ठंडा होने से होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको ये चीज याद रखना है कि ये सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना रॉक ग्रुप अगर आपको पूछा जाए कौन सा है, तो आप बताएंगे आर्कियन है। तीसरा पॉइंट आप इसके बारे में क्या बताएंगे कि हाँ ये जीवाश्म रहित है, जीवाश्म रहित यानी इसमें फॉसिल्स नहीं पाए जाते, कोल पेट्रोलियम ये सब नहीं पाए जाते हैं। चौथी चीज आप इसके बारे में बताएंगे कि हाँ इसमें मिनरल्स कौन कौन से पाए जाते हैं, तो इसमें टिन हो गया, मीका हो गया, अभ्रक हो गया, ये मीका जो इंग्लिश वर्ड है, अभ्रक हिंदी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पर लिखेंगे कि ये किस किस एरियाज में पाया जाता है, मैप में पाया जाता है। तो इसको जब मैं आपको मैप में इंडिकेट करवाऊंगी तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। लेकिन अगर ये चीज भी आप इसके बारे में लिख लीजिएगा कि ये सबसे ज्यादा एरिया में यही पाया जाता है, लगभग 50% एरिया में आपका आर्कियन रॉक ग्रुप भी पाया जाता है। तो इसको जब हम मैप में इंडिकेट करेंगे तो आपको अच्छे से दिख जाएगा कि कहाँ कहाँ पर आर्कियन रॉक ग्रुप पाया जाता है। अगर आप देखेंगे तो मेनली हर क्षेत्र में, ठीक है, पूरा जहाँ जहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल हम अदर को अगर लोकेट कर लेते हैं तो जितना रिमेनिंग पोर्शन है पूरे में आर्कियन पाया जाता है। जितना भी रायपुर, बालोद, बेमेतरा, सब जगह आप देखेंगे तो आर्कियन रॉक ग्रुप पाया जाता है, ठीक है। इसको हम मैप में अच्छे से करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब चलिए धारवाड़ रॉक ग्रुप के बारे में आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो ये होगा कि इसका निर्माण कैसे होता है। जिस सीक्वेंस में मैं आपको ये जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर करा रही हूँ ना, आप भी सिंपली इसी सीक्वेंस में करते जाइएगा। क्योंकि आप देखेंगे तो आर्कियन के जो रॉक ग्रुप्स हैं, आर्कियन जो शैल समूह है, उसी से ही धारवाड़ का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। धारवाड़ का निर्माण आर्कियन से ही हुआ है, इसीलिए इसी के सीक्वेंस में आपको पढ़ना जरूरी है। चलिए तो आप इसके कुछ फीचर्स देखिए, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको क्या क्या नोट डाउन करना है। पहला चीज तो इसके बारे में ये चीज याद रखिएगा कि धारवाड़ इसका नाम कहाँ से पड़ा, ठीक है। इसका नाम एक्चुअल में इस टाइप के जो रॉक ग्रुप है वो कर्नाटक में एक जिला है, ठीक है, धारवाड़ नाम का। वहां पर ये इस टाइप के जो शैल समूह बहुत बड़े एरिया में पाए जाते हैं, इसीलिए इसको धारवाड़ इसका नाम पड़ा। नाम कैसे पड़ा, कर्नाटक का जो ये धारवाड़ जिला है उसके कारण इसका नाम पड़ा। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि इसका निर्माण कैसे होता है। निर्माण आप लोग ऐसे याद रखिएगा कि ये जो आप हमने अभी जस्ट देखा ना, इसके पहले आर्कियन, आर्कियन का जब इरोजन होता है, अपरदन,
ठीक है, हिंदी मीडियम वाले याद रखिएगा, आप लोगों ने पढ़ा है ना, मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन, तो उससे होता है। इरोजन का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आर्कियन रॉक ग्रुप है, तो ये क्या है, इसके जो पार्टिकल्स है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं, यानी कुल मिलाकर के इसके इरोजन से, अपरदन से इस रॉक ग्रुप का निर्माण होता है। तो 2 पॉइंट्स हो गए इसके लिए। अब तीसरे पॉइंट में आप बताइएगा कि हाँ, ये जो धारवाड़ है वो, इसमें कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। तो इसका जो सबसे फेमस मिनरल्स हैं वो क्या है, वो है आयरन। ठीक है, आयरन हो गया, टिन हो गया, उसके बाद इसमें भी क्वार्टजाइट, मीका, ग्रेनाइट, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसको आप ऐसे एक्सेट्रा करके लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप सबसे पहले याद रखिए कि हाँ, आयरन जो है इसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बैलाडीला की पहाड़ियाँ यानी दंतेवाड़ा में आप देखेंगे तो ये बहुत ही मात्रा में, मतलब बहुत बड़े एरिया में ये धारवाड़ फैला हुआ है। तो अगर पूछा जाए कि हाँ, धारवाड़ का सबसे ज़्यादा मेन मिनरल कौन सा है, तो वो आयरन है। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप चौथा पॉइंट अगर आप लिखना चाहें तो ये भी जीवाश्म रहित है। जीवाश्म रहित वाला पॉइंट है ना, लगभग सभी में आएगा। गोंडवाना में क्या होता है, उसमें फॉसिल्स पाया जाता है, तो उसमें आप देखेंगे वहां जीवाश्म होता है। बाकी ये वाला पॉइंट जो है ना, जीवाश्म रहित, वो आप सब में लिख सकते हैं, यानी लैक ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, फॉसिल्स की कमी होती है। 4 पॉइंट्स हो गए। अब उसके बाद पांचवा पॉइंट आप लिखेंगे कि हाँ, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो कहाँ कहाँ पाया जाता है ये आप देखेंगे तो थोड़ा कवर्धा साइड भी पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये नीचे यानी कि बस्तर में दंतेवाड़ा में पाया जाता है। ठीक है, दंतेवाड़ा में मेनली पाया जाता है, थोड़ा कांकेर में भी पाया जाता है। देखिए, अगर आपको अभी ये याद नहीं भी हुआ ना तो भी कोई इशू नहीं है, जब हम खनिज वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना तो वहां पे आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जब आप सारे माइंस के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ आयरन मिलता है, कहाँ कहाँ पे बॉक्साइट मिलता है, तो फिर उससे क्या होता है, और अच्छे से क्लैरिटी हो जाती है। इसलिए मैंने आपको बोला कि हर चीज हम सिक्वेंस में देखेंगे। तो अभी आपको नहीं भी याद होगा ना कि कहाँ पे पाया जाता है, तो कोई आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप धारवाड़ के बारे में लिख लीजिएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट हम कड़प्पा के बारे में देख लेते हैं कि इसके बारे में कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब सबसे पहला पॉइंट तो आपको यही देखना है कि इसका जो निर्माण है वो कैसे होता है। ठीक है, निर्माण अगर आप देखेंगे तो हाँ, विंध्यन ये जो धारवाड़ है इसके बारे में एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये चीज मतलब आप अच्छे से याद रखिएगा कि अगर देखा जाए कि इकोनॉमिकली, ठीक है, यानी आर्थिक तौर पे सबसे ज्यादा अच्छा जो रॉक ग्रुप है वो कौन सा है, धारवाड़ है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम मिनरल जो है वो इसी रॉक ग्रुप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो पूछा है कि सबसे ज्यादा खनिज की दृष्टि से कौन सबसे ज्यादा अच्छा रॉक ग्रुप है, तो वो धारवाड़ ही है। ऐसा क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया है, इसलिए इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब चलिए कड़प्पा के बारे में हम देखते हैं कि कड़प्पा के बारे में आपको कौन कौन से पॉइंट्स अच्छे से याद रखना है। पहला पॉइंट तो ये है कि इसका निर्माण कैसे होता है। तो निर्माण अगर आप देखेंगे तो एक तरह का ये सेडिमेंटरी रॉक है। सेडिमेंटरी रॉक यानी कि अवसादी शैल है। अवसादी मैंने आपको अभी जस्ट समझाया कि ये क्या होता है कि जैसे लिविंग थिंग्स है, जैसे पेड़ हो गए, पौधे हो गए, तो ये लेयर बाय लेयर, ठीक है, जानवर हो गए, वो जमते जाते हैं कि जैसे मिट्टी आ गई उसके ऊपर, फिर उसके बाद इस तरीके से लेयर बाय लेयर बनते जाते हैं। तो हजारों सालों बाद, ठीक है, इन रॉक्स का निर्माण होता है। तो एक तरह का ये सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक है। मेटामॉर्फिक मतलब कि रूपांतरित। अभी जस्ट मैंने शुरू में ही आपको ये रॉक्स का टाइप बताया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो अगर आपको ये चीज याद रखना है कि ये जो कड़प्पा है ये अवसादी और रूपांतरित प्रकार का शैल है। और इसका निर्माण अगर आप देखेंगे तो ये इरोजन, ठीक है, इरोजन ऑफ ये धारवाड़ से होता है, इसीलिए हम सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इससे निर्माण हुआ है इसका। और ये एक तरह से अवसादी सेल भी है। ठीक है, इसका निर्माण जो है इन सेडिमेंट्स के कारण भी होता है। अब अगर ये कड़प्पा के बारे में आप देखेंगे तो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि हाँ, ये जो कड़प्पा है इसका मिनरल कौन सा है, इसमें जो मेन खनिज है वो कौन सा पाया जाता है। तो इसमें आप देखेंगे तो लाइमस्टोन पाया जाता है, डोलोमाइट पाया जाता है, यानी कि चूना पत्थर और डोलोमाइट। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए कि चूना पत्थर एंड डोलोमाइट, तो ये दोनों चीजें इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि कड़प्पा के अंतर्गत ये दोनों मिनरल्स पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखेंगे कि इसका जो डिवाइड है कि हाँ, इसमें अगर आप फर्दर क्लासिफिकेशन देखेंगे तो ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। ये पूरा जो मैदानी क्षेत्र है ना, छत्तीसगढ़ बेसिन वाला, वहां पर ये पूरा पाया जाता है। तो इसको आप ये चीज याद रखिएगा कि हाँ,
पूरा जो छत्तीसगढ़ का ये मैदान वाला क्षेत्र दिख रहा है, उसमें जो जो भी आ जाते हैं, रायपुर, गरियाबंद, ये सब पूरे एरियाज में ये पाए जाते हैं। अभी मैप में मैं आपको कराऊंगी ना, तो ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और एक चीज आपको याद रखनी है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि डिवाइड, जैसे कि ये जो धारवाड़ शैल है ना, इसका भी क्लासिफिकेशन है, फर्दर क्लासिफिकेशन, जैसे कि इसको एरिया वाइज डिवाइड कर दिया गया है कि एक हो गया, ये आपके मेंस में काम आएगा, प्री में तो आपको नहीं पूछा जाएगा, ये आपको पूछा जा सकता, मतलब आपको इसके बारे में अगर आप पॉइंट्स लिख रहे हैं तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन आप इसका लिख लीजिएगा। पहला है एक चिल्फी सीरीज, ठीक है, चिल्फी शैल समूह आप लिख सकते हैं, चिल्फी। अगर आप ये चिल्फी देखेंगे तो ये ऊपर, ठीक है, जो मुंगेली वाला एरिया ना, मुंगेली, कवर्धा, वहां पर ये चिल्फी सीरीज इसको बोला जाता है। मैप में भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये जो मुंगेली कवर्धा वाला है ना, इसको चिल्फी सीरीज कहा जाता है। फिर उसके बाद दूसरा आप क्लासिफिकेशन लिखेंगे, दूसरा क्लासिफिकेशन के अंतर्गत क्या आता है, दूसरे क्लासिफिकेशन में आता है सोना खान, ठीक है, सोना खान आप लोगों ने हिस्ट्री में सुना होगा, सोना खान विद्रोह। तो ये जो सोना खान विद्रोह है, ये आपका बलौदा बाजार की तरफ आता है, ठीक है, बलौदा बाजार महासमुंद वाला जो एरिया है ना, वहां पर ये सोना खान आता है। उसके बाद तीसरा है लॉ आईएसएक्स सीरीज, ठीक है, लॉ आईएसएक्स शैल समूह। तो ये जो सीरीज है थर्ड वाली में आप वही जो कांकेर वाला पोर्शन है ना, तो कांकेर वाले पोर्शन में ये आयरन ओर सीरीज यानी कि लॉ आईएसएक्स सीरीज आती है। तो इस तरीके से आप इसका वर्गीकरण जो है वो आप बता दीजिएगा, 1, 2 एंड 3। उसके बाद अगर यहाँ पर आप कडप्पा का देखेंगे, ठीक है, कडप्पा में दो है, एक है रायपुर सीरीज और दूसरा है चंद्रपुर सीरीज। अगर इसका आप वर्गीकरण करेंगे तो पहला हो गया रायपुर सीरीज और दूसरा हो गया ये चंद्रपुर सीरीज। अगर आप देखेंगे कि रायपुर और चंद्रपुर, रायपुर का तो आप बता देंगे कि हाँ रायपुर के पास वाले को बोलते हैं। चंद्रपुर का अगर आप देखेंगे तो कांकेर से लेकर के रायपुर तक का ये चंद्रपुर सीरीज के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। इसका जो मैंने नोट्स आपको बताया है ना, आप टेंशन मत लीजिए, इसको आपको टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको अच्छे से नोट डाउन किया हुआ मैं वो आपको टेलीग्राम पर भेज दिया जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर आपको आई होप सो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इन तीनों रॉक ग्रुप्स के बारे में। अब हम इसको फटाफट से मैप में इंडिकेट कर लेते हैं, जिससे कि क्या होगा, आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा जो बाकी के 3 है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ को डिटेल में पढ़ते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा वीडियो की लेंथ लंबी हो ही जाती है, इसीलिए क्या है, वीडियो की लेंथ कम करने के लिए मैं आपको अलग वीडियो में उस चीज़ को कराऊंगी, ठीक है। चलो, तो देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम किस किस को इंडिकेट करने वाले हैं, आर्कियन को, दूसरा यहाँ पे हम धारवाड़ को, तीसरा हम यहाँ पे कडप्पा को, ये 3 हम इंडिकेट करने वाले हैं ना, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर आप सबसे पहले इंडिकेट करेंगे हम धारवाड़ को, धारवाड़ क्या है कि मतलब थोड़े कम एरिया में पाया जाता है, इसीलिए इसको हम पहले इंडिकेट करेंगे। तो ध्यान से देखो आप यहाँ पे ये है दंतेवाड़ा जिला, दंतेवाड़ा जिला में ही यहाँ बैलाडीला की पहाड़ियाँ पाई जाती है। तो ये है आपका यहाँ पे धारवाड़ पाया जाता है, जो सबसे कम पाया जाता है उसको हम पहले इंडिकेट करेंगे। फिर थोड़ा सा यहाँ कांकेर में बहुत सारे आयरन के माइंस है, तो यहाँ पर भी ये धारवाड़ पाया जाता है। फिर उसके बाद ये जो कवर्धा मुंगेली वाला पोर्शन है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी ये धारवाड़ पाया जाता है। तो ये कुछ पोर्शंस आपको दिख रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे महासमुंद में भी पाया जाता है। तो कुल मिलाकर के, और ये बालूद, ठीक है, बालूद, दलीरा, झरा, पता ही होगा आपको। ये जो 5 आपको दिखे ना, 5, ये इसमें धारवाड़ शैल समूह पाया जाता है, ठीक है। तो आप भी इस तरीके से बना लीजिएगा। नहीं याद हो रहा तो भी कोई इशू नहीं है, जब आपको आयरन की मैं पढ़ाऊंगी ना कि कहाँ कहाँ पे कौन से माइंस है, तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप अभी मैप बना करके इसको इंडिकेट कर लीजिए। धारवाड़ का हो गया। अब आपको नेक्स्ट कडप्पा का करना है। कडप्पा का अगर आप देखेंगे तो मैंने अभी आपको बताया ना, मैदानी क्षेत्र में, तो मैदानी क्षेत्र में ये जो पूरा पोर्शन है ना, इतना पूरा पोर्शन, ये लगभग कडप्पा के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत आता है, कडप्पा के अंतर्गत आता है। थोड़ा सा यहाँ बस्तर साइड भी पाया जाता है, तो इसको भी आपको याद करने की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे कहाँ कहाँ पे लाइमस्टोन पाया जाता है, कहाँ कहाँ पे डोलोमाइट पाया जाता है, तो वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, चूना पत्थर और डोलोमाइट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद हो जाएगा।
चलिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए सीमेंट हब किसे कहा जाता है, क्योंकि चूना पत्थर जो है वो सीमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ना, 60-70% सीमेंट में लाइमस्टोन ही लगता है। चलो तो ये आपको आई होप सो क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब लास्टली में यहाँ आर्कियन को आप देखिए कि आर्कियन कहाँ कहाँ पाया जाता है। जो सरगुजा डिवीजन है उसमें तो आप देखेंगे तो इतने में तो गोंडवाना वाला है, यानी कुल मिलाकर सरगुजा को आप छोड़ दो, ठीक है। तो आर्कियन अगर आप रॉक ग्रुप देखेंगे तो ये जितना रिमेनिंग पोर्शन है ना, कि जैसे ये धारवाड़ को छोड़ करके, कडप्पा को छोड़ करके जितना आपको एरिया दिख रहा है, ठीक है, तो वो पूरे एरिया में आर्कियन ही पाया जाता है। यानी मैंने आपको शुरू में ही बताया कि सारे रॉक ग्रुप को आप, मतलब जितने भी सेल समूह है सभी को आपने लोकेट कर लिया, इंडिकेट कर लिया। जितना एरिया बच गया, जितना आपको दिख रहा है ना, वो सारा आर्कियन ही है। आर्कियन लगभग 50% एरियाज में पाया जाता है, ठीक है। तो जितना भी रिमेनिंग पोर्शन आपको दिख रहा है ना, यहाँ 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 यहाँ, सब जगह ये आर्कियन रॉक ग्रुप ही पाया जाता है। तो आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। आज की क्लास में मैंने आप लोगों को पार्ट 1 यानी कि कडप्पा, आर्कियन और धारवाड़ के बारे में कवर कराया। ये जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर था, भूगर्भिक संरचना, तो नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के जो 3 है उसको हम कवर करेंगे। ऐसा सिर्फ इसलिए ताकि वीडियो की लेंथ जो है वो ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि आप किसी चीज़ को अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है टाइम आपको लगेगा। चलिए तो आगे यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। आपके लिए आज क्वेश्चन ऑफ द डे, कि आपको जितना मैंने पढ़ाया है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आज का क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि जो धारवाड़ होता है वो किस खनिज के लिए फेमस है, वहां पे कौन सा खनिज सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो आपके जो ऑप्शंस है वो भी मैं आपको दे देती हूँ। पहला ऑप्शन है आपका चूना पत्थर, तीसरा है ऑप्शन आपका लोहा, ठीक है, मतलब कि आयरन, सी ऑप्शन है आपका बॉक्साइट, और उसके बाद लास्ट ऑप्शन है आपका कोयला, ठीक है। तो आपको बताना है कि धारवाड़ में मेनली कौन सा खनिज पाया जाता है, मुख्यतः कौन सा खनिज पाया जाता है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देना। चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।